नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग देखिए ईवीएस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, तो पहली बात तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप एंजॉय करिए, लेकिन पोल वाला सिस्टम आज थोड़ा सा हमारा ख़राब है, तो आज हम लोग पोल के माध्यम से दोस्तों नहीं देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन, आपको टाइम दिया जाएगा, आप क्वेश्चन करना, कमेंट करना, उसके बाद हम लोग आंसर को देखते रहेंगे। ठीक है ना। चलो, तो जैसा आपको पता है कि 1 बजे से हम लोग की क्लास दोस्तों शुरू होती है, तो सब लोग आ जाओ भाई, फटाफट अटेंडेंस लगाओ। हिना, अभी, रुचि, नमस्ते बेटा, प्रमोद, गुड आफ्टरनून भैया, कैसे हैं आप सब। अंजलि, दिव्या, सबको नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप लोग। चलिए, भाभी, टीचर, बहुत बढ़िया। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पहली बात तो होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। होली एकदम मस्ती में एंजॉय करिए, मस्त रहिए, एकदम मज़ा करिएगा आप लोग, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है होली पे। तो उसी के साथ साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा जो महत्वपूर्ण आपके लिए होगी। तो पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत ध्यान से, आसान क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। घास का मैदान, तालाब, धान का खेत या नदी। पहले आप खुद से जवाब देंगे, उसके बाद मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। फटाफट बता दीजिए, इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। पहली बात तो ये कि पारिस्थितिक तंत्र वर्ड जो था ये क्यों, कौन दिया, किसने दिया। तो मेरे भाई इकोसिस्टम वर्ड जो दिया था दोस्तों, वो दिया था एजी टेंस लेने। पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र एक्चुअल में एक स्थान होता है, एक प्लेस है जहाँ पे जैविक और अजैविक घटक परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। उसी एक तरीके से प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र एक बहुत छोटे लेवल से लेके एक बहुत बड़े स्तर तक हो सकता है। चलिए, कमेंट आ रहा है, ए बी 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 सी भी आ रहा है। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब समझ गया, वह स्थान जहां पर परस्पर जैविक और अजैविक घटक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उसे प्रक्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। अब पारिस्थितिक तंत्र एक दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल, एक मैनमेड। नेचुरल क्या है, जैसे फॉरेस्ट है, घास का मैदान है, पर्वत है, पठार है, नदी है, सागर है, तालाब है, ये सब नेचुरल है। मैनमेड का मतलब होता है कृत्रिम, जो व्यक्ति के द्वारा बनाया जाए। तो इसमें से बनाया कौन सा गया, जरा देखो। धान का खेत, सबका जवाब सही आ रहा है ऑलमोस्ट। धान का खेत हो गया, एक्वेरियम हो गया, है ना, जीन बैंक हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, ये सब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ठीक है, आजा भैया। कह रहा किसी जगह के फ्लोरा और फौना को सूचित किया था। पेड़ पौधे एवं जंतुओं से, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं मछलियों को, या पक्षियों एवं पेड़ पौधों को, किसी भी जगह का फ्लोरा और फौना जो होता है उससे क्या बताया जाता है, ये आपको जवाब देना है। और क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बताना है कि फ्लोरा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा या फौना इंपॉर्टेंट है। किस पर डिपेंड करेगा सारा का सारा बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा या फौना। ये भी थोड़ा दिमाग लगा के जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि फ्लोरा का मतलब हमेशा याद रखना फ्लावर। फ्लावर मतलब हो गया प्लांट। तो फ्लोरा हमेशा किसको डिनोट करेगा बाबू गाइज, तो प्लांट को डिनोट करेगा। और फाना किसको डिनोट करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, एनिमल्स को डिनोट करेगा। तो याद रखिएगा, एनिमल और प्लांट को बोलते हैं प्लांट और एनिमल। फ्लोरा मतलब प्लांट, पेड़ पौधे और जंतु। सही जवाब तो ऑप्शन ही हो गया। अब याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मैंने पूछा कि इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लोरा या फौना। तो देखो, किसी भी जगह पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो फ्लोरा है। क्यों, कैसे प्रूव करेंगे सर आप ये बात। मेरे भाई, जितना ज़्यादा प्लांट होगा ना, उतना ज़्यादा शाकाहारी जंतुओं की संख्या होगी। जितना ज़्यादा प्लांट होंगे उतना ज़्यादा शाकाहारी जंतु होंगे, और जितना ज़्यादा शाकाहारी जंतु होंगे ना, उतने ज़्यादा मांसाहारी जंतु भी आएंगे उनको खाने। तो किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जो बनती है ना, वो किसके माध्यम से बनती है दोस्तों, वो बनती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्लोरा के माध्यम से, ना कि फौना के माध्यम से। ठीक है। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून, जय महाकाल, सबको नमस्ते। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट या उपयुक्त सभी। एक बार बता चुका हूँ इसके बारे में, बताओ पहले, फिर मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। बहुत बढ़िया, कमेंट करिए भैया, बहुत ही शानदार। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि किन पौधों को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, ये भी बताया था मैंने, और क्यों चाहिए। पहली बात
प्रोटीन बनाना है ना भाई, तो अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन का करीब करीब 16 से 17% भाग जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, अकेले याद रखना। मतलब नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए, हमारे पर्यावरण में जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड के रूप में पाई जाती है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। पौधे इसको तोड़ नहीं सकते, तो पौधे मदद लेते हैं किसका, सूक्ष्म जीवों का, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या करता है, पहले नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में। तो ये नाइट्रेट क्या है, सॉल्युबल फॉर्म में है। नाइट्रेट क्या है, सॉल्युबल फॉर्म में है, इसलिए याद रखिएगा पौधे जो होता है वो हमेशा जो नाइट्रोजन लेंगे वो किस फॉर्म में लेंगे दोस्तों, नाइट्रेट के फॉर्म में। ध्यान से देखिए, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहलाती है, जीवजात कहलाती है, पारिस्थितिकीय पदछाप कहलाती है, जीवोम कहलाती है, नीश कहलाती है, निकेत कहलाती है। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से पहले देना है आपको जवाब। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब पहले दे सकते हैं, कमेंट करिए भैया। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। बी 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 सी, बहुत ही शानदार। गजब। देखिए आ गया जवाब सबका। आइए देखते हैं क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो इसको, इसके बारे में मैंने बताया था। जीवजात का मतलब क्या होता है, तो एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, इसमें सब आ जाते हैं। एनिमल भी आता है, प्लांट भी आता है। कह रहा पारिस्थितिक पदछाप, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम लोग हेक्टेयर में हमेशा मेजर करते हैं, है ना, हेक्टेयर में। तो याद रखिएगा ये क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, कि जैसे मान लीजिए आपका परिवार 10 लोगों का है। आपका परिवार कितने लोग का है, 10 लोग का है। आपको 10 लोग में न्यूनतम कितनी भूमि चाहिए उनको, उनके भरण पोषण के लिए, उनको भरपेट खाना खिलाने के लिए। तो मान लीजिए 2 बीघे ज़मीन 5-7 लोगों के परिवार में एक तरीके से एनफ है, तो इस 2 बीघे को कन्वर्ट कर दीजिए हेक्टेयर में। तो इसी हेक्टेयर से हम लोग बताते हैं कि भैया 2 बीघा न्यूनतम इनको चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो वह न्यूनतम आवश्यक भूमि, वह न्यूनतम आवश्यक भूमि जिससे कि पूरे परिवार का पेट पल सके, आप सरवाइव कर सकें, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिक पदछाप। जीवोम क्या होता है, जब कोई पारिस्थितिक तंत्र वृहत क्षेत्र में एक वाइड एरिया में फैला हो, उसे जीवोम कहते हैं। नीश क्या है, इकोलॉजिकल नीश का मतलब समझ लो। इकोलॉजिकल नीश का मतलब होता है कि किसी एनिमल की फंक्शनल एड्रेस क्या है। कोई एनिमल रहता कहाँ है डजेंट मैटर, लेकिन वो काम कहाँ करता है, फंक्शन कहाँ करता है, ये उसका नीश कहलाता है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन कहते हैं, बहुत बार बताया हूँ भाई साहब, कसम बता रहा हूँ, जल्दी बताओ, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। भारत में पारिस्थितिक के पिता कौन कहे जाते हैं, पांडुराम हेगड़े, पंडित रामदेव मिश्रा, सुंदरलाल बोगड़ा या नंदलाल किशोर जी। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी किसने वर्ड दिया सबसे पहले, अर्नेस्ट हैक्कल ने। क्या होता है इकोलॉजी, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये विज्ञान की शाखा है जिसमें जैविक और अजैविक घटक का मध्य परस्पर अंतःक्रिया को अध्ययन किया जाता है। बहुत बढ़िया। बी 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 मार एकदम छापे होंके पड़े हो भैया तुम लोग। तो आओ जाओ, आ रहे थे। देखिए भारत के बारे में पूछ रहा ना, अब कुछ लोग ईपी ओडम को लगाना चाह रहे होंगे, तो मैं बता दूं ईपी ओडम साहब जो हैं ये भी फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, लेकिन अंतर क्या है, ये वर्ड के हैं। विश्व में अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो विश्व में फादर ऑफ इकोलॉजी हमेशा ईपी ओडम को कहा जाएगा बाबू, और कोई नहीं है मेरे चीते मेरे करेजा। सही जवाब हो जाएगा पंडित रामदेव मिश्रा। पंडित रामदेव बाबा भी दे देता है ऑप्शन में, तो लगा चले मत आना कि आधे ज़्यादा लोग लगेगा रामदेव बाबा पतंजलि का स्थापना की वही किए होंगे। तो कहने का मतलब है पंडित रामदेव मिश्रा बीएचयू के प्रोफेसर भी थे, भारत में इकोलॉजी के फादर वही कहे जाते हैं, ठीक है ना। सुंदरलाल बोगड़ा जी, चिपको आंदोलन पता ही होगा सबको। पांडुराम हेगड़े, एपिको मूवमेंट, कर्नाटक वाला एपिको मूवमेंट या एपिको आंदोलन, ठीक है, पेड़ को बचाने के लिए, है ना। चलो
किसने बताया कि पशुओं में एंथ्रैक्स, मनुष्य में क्षय रोग तथा हैजा आदि रोग जीवाणुओं के कारण होता है? एंटनी मोलिवेनॉक, एरनबर्ग, रॉबर्ट कोच या लुईस पास्चर? ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, ये कोच पास्टुलेशन से क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किसका जवाब सही आता है। पहले आप लोग दिमाग लगा लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब। पानी पी लेता हूं तब तक मैं, जल्दी से बताइए। आइए देखते हैं किसने बताया पशुओं में एंथ्रैक्स, मनुष्य में क्षय रोग तथा हैजा। पहली बात इनके बारे में जान लो। बैक्टीरियल डिजीज सारे, एंथ्रैक्स जो होता है ये पशुओं से फैलने वाली बीमारी है। बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया होता है, पशुओं से मानव में आ जाता है। टीबी बैक्टीरियल डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वायु संचारित रोग है ना। हैजा गंदे पानी से जल जनित रोग, विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है। एंटनी और लिवेनॉक तो जीवित कोशिका खोजे थे ना 1674 में तालाब के पानी से। एरेनबर्ग और टाटम इन्होंने थियरीज बहुत सारी एंजाइम के बारे में थियरी दी थी। सही जवाब रॉबर्ट कोच। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट कोच ने कोच पास्टुलेशन एक थियरी दी थी। क्या दिया था इन्होंने? कोच पास्टुलेशन की एक थियरी दी थी। इसके तहत इन्होंने बताया था कि जितने भी रोग होते हैं ये सब किसके माध्यम से होते हैं? ये सब बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटोजोआ हो। तो मैक्सिमम डिजीज के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मैक्सिमम डिजीज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है। लुईस पास्चर साहब ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी और रेबीज के वायरस की खोज भी यही किए थे। याद रखिएगा, पाश्चुरीकरण तो खोजे ही थे, लुईस पास्चर रेबीज के वायरस को भी खोजे थे, रेबीज के विषाणु को भी खोजे थे। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम इनमें से किस विधि से सबसे अधिक विभाजित होता है? पुनर्जनन, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन या बहुविखंडन? बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। कह रहा है कि प्लाज्मोडियम किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये भी आपको बताना है और जल्दी से जवाब दीजिए सोच के। ये क्वेश्चन कराया भी गया आपको, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए क्या जवाब आ जाएगा? प्लाज्मोडियम इनमें से किस विधि से सबसे अधिक वायरस? पहली बात प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया। क्या जिम्मेदार? ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है बाबू? प्रोटोजोआ। देखिए पुनर्जनन, पुनर्जनन मतलब रीजनरेशन होता है, ये हाइड्रा करता है। बडिंग भी हाइड्रा कर लेगा। ये बाइनरी फ्यूजन एक तरीके से अमीबा करता है। सही जवाब हो जाएगा बहुविखंडन। इसको मल्टी फ्यूजन कहते हैं या मल्टीपल फ्यूजन। किसमें किसमें होता है? फंजाई में भी हो सकता है, प्रोटोजोआ में भी हो सकता है, तो कवक में भी बहुविखंडन हो जाता है, स्पोरोजाइट अवस्था एक तरीके से ना, और ये भी सही है। आइए, रक्तचाप को डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा मेजर करता है? हाइड्रोमीटर, स्फेरोमीटर, स्फिग्नोमीटर, सैलाइनोमीटर? चारों के बारे में बात होगी, जल्दी से दीजिए जवाब, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बाबू। बहुत बढ़िया। आइए देख लेते हैं किसका जवाब होगा सही। देखिए रक्तचाप को डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा मेजर किया था? पहली बात तो ब्लड प्रेशर के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। देखो बहुत लोग का सही है, सब लोग बता रहे हैं सी, कुछ लोग बी बता दिए इसी चक्कर में। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है पहले देख लो।
सामान्य अगर पूछा 120/80 mm/HG। 120 क्या गाइज, ये होता है सिस्टोल। 80 क्या है, 80 होता है डायस्टोल। तो डायस्टोल का मतलब होता है शिथिलन और सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन। ठीक है, कंट्रोल कौन करता है इसे, अनैच्छिक क्रिया। कंट्रोल कहाँ से होगा, ब्रेन से। ब्रेन के किस भाग से, पश्चिम मस्तिष्क से। क्या नाम है पश्चिम मस्तिष्क का, उसका मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं सब कंट्रोल कहाँ से होंगी, मेडुला ऑब्लंगेटा से। इस बात को ध्यान रखना है गाइज। तो सही जवाब स्फिग्नोमाइलोमीटर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर वाटर लेवल, स्फेरोमीटर स्फीयर को चेक करने, सैलाइनोमीटर सैलाइन कंडीशन को मतलब नमक को चेक करने के लिए। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, WBC के बारे में पूछ रहा है। आज एनवायरमेंट के साथ साइंस भी इसमें से लग रहा है ऐड हो गया, कोई बात नहीं। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का वहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, इनमें से कोई नहीं करना। ये जवाब आपको देना है कि WBC या व्हाइट ब्लड सेल का बेसिक काम दोस्तों क्या होता है, ये जवाब आपको देना है। जल्दी से बता दो। वेरी नाइस। देखिए चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है आरबीसी, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका 2 मुख्य कार्य हैं एक तो ब्लड को रेड कलर देना, दूसरा ऑक्सीजन को कैरी करना, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है क्या बोलते हैं इसे, ल्यूकोसाइट्स। WBC सफेद क्यों होती है, क्यों व्हाइट होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है भाई, नहीं है। इसका काम एक होता है, याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। क्यों, क्योंकि WBC एक एंटीबॉडीज बनाती है। इनका बेसिक काम क्या है, एंटीबॉडीज बना रहा। एंटीबॉडीज एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। WBC 5 प्रकार की होती है, ये भी ध्यान रखना। चार्ट बना दे रहा हूं इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफाज भी कह सकते हैं, और लिम्फोसाइट। देखिए एक ओरली जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं आपको। इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एलर्जी के लिए होती है। बेसोफिल हिस्टामिन बनाती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC, बेसोफिल सबसे कम पाई जाने वाली WBC, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC, लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC। लेकिन लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी और टी। बी जो होती है वही एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, याद रखिएगा। टी लिम्फोसाइट कैंसर सेल से फाइट करती है और मेमोरी सेल्स बनाने का काम करती है। ठीक है, आ जाओ। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोसाइनिन, क्लोरोफिल, क्यूटिन या हीमोग्लोबिन। गाइस जल्दी बताइए टाइम शुरू होता है अब। क्या हो जाएगा जवाब, वेरी नाइस। देखो आ गया सबका जवाब। सबके बारे में बात करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए हीमोसाइनिन क्या है, ये भी एक प्रोटीन है। ये एक तरीके से कॉपर कंपाउंड होते हैं। इसमें एक तरीके से क्या है, ये कॉपर कंपाउंड भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि ये कुछ इनवर्टिब्रेट में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। क्या करता है, कुछ इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी जंतु होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ले जाता है, हमारे अंदर नहीं ले जा रहा। ये कुछ मोलस्का होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोडा होते हैं, कीड़े मकोड़े, उन सब के अंदर एक तरीके से ऑक्सीजन कैरी करता है। हमारे अंदर कौन करेगा तो हीमोग्लोबिन करेगी भैया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता गाइज नहीं।
मनुष्य के द्वारा निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17%, 20%, 10%, 6%। मतलब एक होता है ना इनहेलेशन, वायु को अंदर लेना नाक से, और एक होता है एक्सहेलेशन। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? निष्कासित का मतलब है एक्सहेलेशन। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कितना % ऑक्सीजन बाहर आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं पूरा चार्ट बना के दूंगा आपको, लेकिन पहले आप इसका जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका जवाब? बहुत बढ़िया, क्या बात है। महादेव भैया, महादेव, गुड आफ्टरनून भैया, हैप्पी होली सर, आपको भी भैया हैप्पी होली। अभी गिफ्ट दूंगा आपको होली का, परेशान मत हो, अंतिम तक क्लास में बने रहिए, अभी गिफ्ट मिलेगा आपको क्लास में, ठीक है, मस्त वाला गिफ्ट, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं। कर रहा, देखो 3 गैसों के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। इनहेल करने पर कितना लेंगे और एक्सहेल करने पर कितना लेंगे? देखो ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। देखो इनहेल करने में उतना ही लेंगे जितना हमारे पर्यावरण में है। ऑक्सीजन का परसेंटेज पर्यावरण में कितना है? 21% है ना। तो इनहेल जब ऐसे करेंगे तो कितने % ऑक्सीजन अंदर जाएगी? मात्र 21%। लेकिन एक बार जब हम श्वास छोड़ते हैं तो जैसे ही हम श्वास छोड़ेंगे तो 4% यूज होगी, 70% बाहर निकल आएगी। मतलब यूज कितनी होती है 21% में? मात्र 4%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अंदर जाएगी? कि जितना पर्यावरण में है, 0.03%। लेकिन बाहर कितना निकलेगी सर? चौंक जाएंगे आप। अब लड़का पूछता है सर 4% कैसे बाहर निकली? गई तो 0.03 निकल 4 रही है कैसे? भैया जो 4% ऑक्सीजन यूज हुई ना, वो कन्वर्ट हो गई किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। नाइट्रोजन पर्यावरण में कितनी है? 78% है, लेकिन इसका कोई यूज हमारे बॉडी में नहीं है। तो जब इसका यूज बॉडी में नहीं है तो बाहर भी कितनी आ जाएगी? 78%। तो अगर पूछा जाए कि श्वसन के दौरान किस गैस में कोई कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं होता, तो दैट इज नाइट्रोजन। याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन है। अनाक्षी श्वसन निम्न में से किसमें होता है? गहराई में स्थित ऊतकों में, अंकुरित बीजों में, जीवाणुओं में, या उपरोक्त सभी में? ये आपको बताना अनाक्षी श्वसन किसमें होता है, ये जवाब देना है। टाइम शुरू होता है अब। जल्दी दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब देना है। देखिए पहली बात, श्वसन का मतलब समझ लीजिए। श्वसन का मतलब क्या होता है? इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेज नहीं है। ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसको आप श्वसन बोल दीजिए, नहीं। श्वसन का मतलब होता है कि जो ब्रीदिंग में आपने ऑक्सीजन ली है, इस ऑक्सीजन का फर्दर यूज क्या है? तो मेरे भाई, जो आपको ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो गैस से आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, इस ऑक्सीजन का यूज ग्लूकोज को तोड़ने में है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर ATP का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन। जो ऑक्सीजन, जो ऐसी श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ATP बन रहा है, इसलिए ATP को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन जब हम कभी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, कोई अत्यधिक शारीरिक श्रम वाला कार्य कर रहे हैं, तो हमारे एक तरीके से डीप मसल्स में, डीप टिश्यूज में एक नया रेस्पिरेशन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हमारे अंदर हो जाती है। तो एक नया रेस्पिरेशन एक्टिव हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखिएगा, ATP तो 2 ही बनती है जो खर्च आती है, लेकिन लैक्टिक एसिड बनती है, जिससे हमें थकान का अनुभव भी होता है। तो हमारे अंदर कंडीशन है, शर्त क्या है कि कब होगा? जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे, कोई भारी शारीरिक श्रम कार्य करेंगे। तो अंकुरित बीजों में, इसमें भी होता है, जीवाणुओं में जैसे ईस्ट में और बैक्टीरिया में, इसमें तो पाया ही जाता है। खमीर का नाम सुने होंगे, खमीर वाली रोटी खाए होंगे। तो खमीर वाली रोटी फूलती है किसकी वजह से? अनाक्षी श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। सही जवाब ऑप्शन डी। बताओ,
मैमल्स मुख्यतः किसके द्वारा श्वसन करते हैं? आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लोम, श्वास नली, त्वचा या फेफड़ा? मैमल्स, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी क्या है दोस्त, हम लोग भी मैमल्स हैं, ठीक है। जल्दी से जवाब दे दीजिए भाई। पढ़ाया भी था मैंने, लिखाया भी है क्लास में आपको, जंतु और उनके श्वसन अंग क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये सब आपको डिटेल में मैंने बताया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे जवाब आइए देखते हैं। देखिए, स्तनपायी जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, क्लोम किस में पाया जाएगा? क्लोम, गिल्स, ये सब मछली में होता है। श्वास नली को ट्रैकिया भी कह सकते हैं, वातक तंत्र भी कह सकते हैं, इंसेक्ट वगैरह में होता है, कीड़े मकोड़े में। तो अच्छा, आपका अर्थवम केचुआ हो जाएगा, मेंढक हो जाएगा। सही जवाब फेफड़ा। चाहे पक्षी हो चाहे स्तनधारी हो, हमेशा श्वसन कहाँ से करेंगे मेरे भाई? तो लंग से करेंगे। हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दोस्तों क्या है? लंग से। इस बात को ध्यान रखना। लंग्स में कौन सी ऐसी सेल है जहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है? ये अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे एल्वेलाई सेल। क्लियर है? आ जाओ। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? वसा शक्कर में बदल जाता है, प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, ये इनमें से कोई नहीं। बहुत बार मैंने बताया आपको कि भैया रोटी देर तक जब आप चबाएंगे, रोटी हो गया, कच्चा चावल हो गया, ये चबाने पे आपको मीठा लगेगा। क्यों लगेगा? सोच लीजिए फिर बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए, बहुत तेज जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी, बी भी कुछ लोग लगा रहे हैं, एक लोग का तो ए भी आया है ना। देखिए, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके जब आप रोटी चबाएंगे तो कहां पे चबाएंगे? जल्दी से बताइए। तो कहने का मतलब सीधा सा कि आप रोटी चबाते हैं तो बक्कल कैविटी में होती है, मुख्य गुहा में रोटी होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? मुख्य गुहा में। कितनी चीजें हैं यहाँ पे? 3 चीजें, सलाइवा, दांत और जीभ। और आपको पता है कि सलाइवा में 2 एंजाइम होती है, एक का नाम है चाइलिन या अमाइलेज भी कह सकते हैं, एक का नाम है माल्टेज। ये दोनों क्या करती है? ये दोनों मिलके रोटी में दांत चबाएगा, तो दांत जब चबा रहा है तो एंजाइम अपना काम करेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट को सीधे चेंज कर देती है किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज खाने में कैसा होता है? मीठा होता है, इसलिए रोटी चबाने पे मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज मीठा है और कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो रहा है? आपका ग्लूकोज में। लेकिन याद रखना, देर तक चबाने पे होगा, याद रखना। ये नहीं कि डाल के सर से निकल ली, अंदर चली गई रोटी, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूध से दही किसके कारण बनता है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस या शैवाल? इसमें ज्यादा समय नहीं लेना, सीधे आंसर लगा दीजिए कि भाई दूध से दही किसके कारण बनेगा। अच्छा, दूध से दही बनाने वाली एंजाइम तब तक मैं बता देता हूं आपके पेट में। छोटे बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं ना, छोटे बच्चों के पेट में दूध से दही बनाने वाली, नहीं वाली, एंजाइम, दूध से दही बनाने वाली एंजाइम कौन सी होगी मेरे भाई? तो रेनिन, याद रखिएगा, रेनिन। हमारे अंदर प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन। छोटे बच्चों में दूध से दही कौन बनाएगा? रेनिन। तो एक बैक्टीरिया होता है मेरे भाई, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक, सबको इसका नाम पता है, सबका सही भी जवाब है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एक बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाने का दोस्तों काम करता है। आ जाओ। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या हड्डी से? किसके बारे में पूछ रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस, बताओ। ऑस्टियोपोरोसिस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। हाँ, वेरी नाइस, गुड आफ्टरनून भैया। हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली भाई। एकदम गुलाल लगा कि तुम लोग चमक जाओ।
चलिए, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? ऑस्टियो मतलब होता है बोन। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? बोन। और पोरोसिस मतलब छिद्रयुक्त। बोन का छिद्रयुक्त होना, ये आप कह सकते हैं कि बीएमडी का कम होना। जब बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है तब ये बीमारी होती है। याद रखिए, कोई इलाज नहीं है बिना स्टेम सेल के, इसका कोई इलाज नहीं है। हड्डी, बिल्कुल सही जवाब है, हड्डी से होगा। एक विटामिन डी की कमी से भी हड्डियां कमजोर होती है, लेकिन उसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। विटामिन डी लेंगे सही हो जाएगा, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब मिनरल की डिफिशियंसी हो जाना। ठीक है, कौन सी बीमारी प्रायः दूध के द्वारा फैलती है? क्षय रोग, एड्स, कैंसर या हैजा? इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। देखते हैं कितने लोग इसमें जवाब दे पाते हैं। टेक योर टाइम। और मैंने शायद डिस्कशन भी किया है, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। दूध के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? क्षय रोग, एड्स, कैंसर या हैजा? अब देखो नीचे चलते हैं। देखो पहला, देखो हैजा जीवाणु से होता है, लेकिन हैजा तभी होगा गंदा पानी या गंदा खाना, जब खाएंगे तब। गलत। कैंसर कोई पैरासिटिक डिजीज है नहीं। कैंसर कैसे होता है? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, जब समसूत्री विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो उस अवस्था को कैंसर कहते हैं। एड्स वायरल डिजीज है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंजेक्शन, ब्लड, इन सब के माध्यम से फैल सकता है। सही जवाब क्षय रोग। क्यों? भैंस का कच्चा दूध पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? एग्जाम में पूछता है हमेशा। तो भैंस का कच्चा दूध पीने से आपको टीबी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैंस के गोबर में टीबी का बैक्टीरिया पाया था। अब ऐसा तो है नहीं कि भैंस को सैनिटाइज करके आप दूध लगाते हैं, ऐसा तो है नहीं। पूछ वूछ चलाती रहती है। अब पूछ चला रही भैंस, तो एक तरीके से गोबर उसका दूध में कहीं ना कहीं गिर रहा है, बैक्टीरिया गिर रहा है। तो अगर दूध को बिना उबाले पी रहे हैं आप, कच्चा पी रहे हैं, तो आपको टीबी होने के चांसेस है। लेकिन पका के पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक फंगस का क्लिनिकली नाम क्या है? ओनिकोमाइकोसिस, म्यूकोरोमाइकोसिस, त्वचा कैंडिडियासिस या टीनिया कार्पोरिस? गाइस जल्दी बताइए। ये आपने कोरोना में खूब सुना। जिनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था, ऑक्सीजन सिलेंडर में मॉइस्चर होने की वजह से वहाँ पे फंजाई काफ़ी ग्रो किया था और उनको ब्लैक फंगस बीमारी होगी, जो ब्रेन में चला जा रहा था, ब्रेन में, लंग्स में समस्या कर रहा था। तो इसको बोला था म्यूकोरोमाइकोसिस। क्या बोलेंगे इसको? म्यूकोरोमाइकोसिस। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए, गाय और भैंसों में एंथ्रैक्स फैलाने के लिए इनमें से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ? अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, तब तक जवाब देते रहो। एंथ्रैक्स डिजीज होता है बैसिलस एंथ्रेसिस से, और बैसिलस एंथ्रेसिस क्या है बाबू? एक प्रकार का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया गाय से भैंस से आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। आपकी मसल में पेन रहेगा, आपकी पेशियों में अकड़न आनी शुरू हो जाएगी, तेज बुखार होती है, ये सारे लक्षण दोस्तों आने शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी कैटल डिजीज है, और कैटल से ट्रांसफर हो जाती है किसमें? मानव के अंदर। आज के अंतिम क्वेश्चन पे चले, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। कह रहा विश्व पोलियो दिवस कब मनाया था? 16 अक्टूबर, 24 मार्च, 24 अक्टूबर या 1 दिसंबर? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? लगे हाथ और भी क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। चलिए आगे जाओ। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे मनाया था। वर्ल्ड WPD मतलब वर्ल्ड पोलियो डे। 1 दिसंबर एड्स दिवस, 24 मार्च टीबी दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। तो आप लोग भी खूब खाइएगा इस बार होली पे, एकदम दबा के खाना खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आपको। हाँ, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि होली का एक गिफ्ट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष ऐप में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं 90% तक का डिस्काउंट, 100% कैशबैक भी है, जो 2-4 दिनों में आपके अकाउंट में आ जाएगी। सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है यदि कूपन कोड होली अप्लाई करेंगे। तो ये आपका गिफ्ट है,
होली हंगामा ऑफर 9 मार्च से शुरू 22 मार्च तक चलेगा। होली हंगामा ऑफर 9 से 22 मार्च। देखिए बुकशाला ऐप पर पुस्तकों पर 90% तक का डिस्काउंट है। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर पाएं अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 100% कैशबैक। सभी पेड स्टूडेंट के लिए वही 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कैसे? होली कूपन कोड अप्लाई करने पर, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली, स्टे सेफ, स्टे काम, स्टे हेल्दी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।